नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न जानकारियां आप लोगों को उपलब्ध करवाते हैं और आज के जो कार्यक्रम है उसका हमारा विषय रहेगा मांसपेशियों और हड्डियों के रोगों के होम्योपैथी चिकित्सा द्वारा उपचार। और इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं वे हैं डॉक्टर नितिन सकलानी जी, जो शोध अधिकारी हैं और चिकित्सक हैं आपके क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान न्यू शिमला के अंदर। सर, आपका हमारे स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी, तो जैसे हम बात कर रहे हैं सर आज के कार्यक्रम में कि मांसपेशियां और हड्डियों के रोगों के बारे में, तो ये किस तरह के रोग हैं और क्या है सर एक्चुअली रोग, तो हमारे दर्शकों को कृपया बताएं। जी, जैसा कि आपने बोला कि मांसपेशियों और हड्डियों के रोग, जी, तो वो सभी प्रकार के रोग जिनमें मांसपेशियां या हड्डियां इन्वॉल्व होती हैं, उन रोगों को हम जो है मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ या मांसपेशियों और हड्डियों के रोग कहते हैं। जी, ये पूरा तंत्र जो है हमारी बॉडी के पोस्चर, इनकी मूवमेंट्स और आपके मोशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो अगर इसमें किसी भी प्रकार का जो है प्रॉब्लम आता है तो उसकी वजह से जो है जॉइंट्स के जो मूवमेंट्स होती हैं उनके अंदर रेस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं, उनकी मोबिलिटी के अंदर जो है रेस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं। तो ये सभी प्रकार के रोग जिनमें मांसपेशियां इन्वॉल्व होती हैं और हड्डियां इन्वॉल्व होती हैं उनको ब्रॉडली मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ कहा जाता है जो है। जी, और ये अगर इन बीमारियों इन रोगों की बात करें हम सर, तो ये कितने कॉमन हैं आज के समय में? हम देखते हैं कि डे टू डे लाइफ में लोगों का लाइफस्टाइल भी जो है बदला है और बहुत सारी चीज़ें, कुछ खान पान की इश्यूज़ हैं, तो कितनी कॉमन है ये हमारे समाज में? जी, अगर मैं आपको एक शोध के बारे में बताऊं जी, तो एक शोध ये कहता है कि जो है कि एक इंसान लगभग जो है 17 साल जो अपने जीवन के अंदर जो है किसी न किसी प्रकार की मांसपेशियों के रोगों से ग्रसित रहता है। जी, तो आप इससे इमेजिन कर सकते हैं ये कितना कॉमन है कि आप और हम और हर कोई जो है किसी न किसी प्रकार के मांसपेशियों के रोगों से जो है किसी न किसी उम्र के अंदर जो है ग्रसित रहते हैं जो है। तो ये इतना कॉमन है कि हर इंसान जो है किसी न किसी प्रकार के हड्डियों के या मांसपेशियों के रोग से जो है अफेक्टेड रहता है जो है। जी, तो अगर हम, जैसे आपने बात की कि हर एक इंसान जो है मतलब एक प्रेवलेंट सी बीमारियां हैं ये, कि वो सब में लगभग मिल जाती हैं देखने को, बट अगर हम बोलें कि रीजनल प्रेवलेंस की बात करें, कि अगर क्षेत्रों के हिसाब से हम बोलें कि जैसे हमारे हिमाचल जो है पर्वतीय क्षेत्र है, थोड़ी सर्दी ज़्यादा पड़ती है, और एज़ कम्पेयर टू जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पे गर्म थोड़ा रहता है मौसम, तो उसमें किस तरह से ये बीमारियाँ जो है देखने को मिलती है, इनका इंसिडेंस या प्रेवलेंस कितना है? जी जी, जहाँ हम कंपैरिजन की बात करते हैं और दोनों क्षेत्रों को कंपेयर करते हैं, जैसे कि प्लेन एरियाज़ को और जो हिली रीजन को जो है, तो हिली रीजन के अंदर जो है कुछ एडिशनल रिस्क फैक्टर्स जो है ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हिली रीजन में जो है ये मांसपेशियों के रोग जो है कॉमन होते हैं जो है। जी, उसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको सबसे कॉमन चीज़ें देखने को मिलती है, एक जियोग्राफिकल लोकेशन और दूसरा जो है आपका जो है क्लाइमेट्रिक कंडीशंस जो है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है एक हिली रीजन है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत आप जैसे अगर हिमाचल की पॉपुलेशन को भी देखोगे तो हिमाचल की जो पॉपुलेशन है वो अर्बन और रूरल एरियाज़ के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से है कि रूरल एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोग ज़्यादा रहते हैं जो है। तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोग जो ज़्यादा रहते हैं वो उन लोगों का जो दैनिक दिनचर्या है आज भी वो जो है उसी वे के अंदर जो है जी रहे हैं, जैसे कि खाना बनाने के लिए जो है लकड़ियों को अपने पीठ के ऊपर लेके जाते हैं, पानी को जो है आज भी वो अपने सर के ऊपर लाद के ले जाते हैं, और कई ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर ना होने की वजह से घरेलू जो सामान है उसको भी वो अपने सर के ऊपर उठा के लेके जाते हैं, जिसकी वजह से जो है उनके जॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। और वहीं पर जो है हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वो प्लेन नहीं है जो है, वो अनइवन ग्राउंड्स हैं जो है। तो अनइवन ग्राउंड्स होने की वजह से क्या है, जो जॉइंट्स के ऊपर जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ता है जो है। तो इसी वजह से जो है ये मांसपेशियों के रोग जो है हिमाचल प्रदेश और हिली रीजन के अंदर जो है ज़्यादा, और जैसा कि क्लाइमेट की हमने बात ही करी जो है, हिमाचल प्रदेश का एक सर्द जो है मौसम रहता है जो है, और जहाँ भी जो है टेम्परेचर जो है कम रहेगा वहाँ पे जो है मांसपेशियों की तनाव जो है ज़्यादा होता है, और वहाँ पर जो है मांसपेशियों के रोग होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है जो है। जी, तो अगर हम मांसपेशियों के रोगों के बारे में बात करें डॉक्टर साहब, तो कितने टाइप के हैं या कितने प्रकार के हैं जो मांसपेशियों और जो हड्डियों से जुड़े रोग हैं? मांसपेशियों के जो रोग हैं उनको आप कई प्रकार के होते हैं जो है, लेकिन अगर ब्रॉडली आप समझना चाहें तो कुछ ऐसे मैं मोटे मोटे तौर पे अगर आपको समझाना चाहूँ, आपके माध्यम से ऑडियंस को समझाना चाहूँ, तो कुछ इन्फ्लामेटरी जो है डिजीज़ होते हैं। इन्फ्लामेटरी मतलब सूजन के साथ आने वाले जो है,
तो इसमें कुछ जो है नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशंस होते हैं और डिजेनरेटिव कंडीशंस होते हैं, कुछ मेटाबॉलिक कंडीशंस होती हैं जो है बॉडी के अंदर, और कुछ जो है आपके पोस्चर रिलेटेड इश्यूज जो है डेवलप हो सकते हैं जी। जैसा कि इन्फ्लामेटरी के अंदर अगर हम बात करें तो कॉमन तौर पे जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसे बोला जाता है, तो गठिया जिसको जो है आम भाषा के अंदर जो है समझा जाता है, तो गठिया एक कॉमन सा कंडीशन है जो देखा जाता है जो है। फिर उसके बाद जो है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस जो है, कभी कभार ये देखा जाता है कि युवा अवस्था में किसी किसी को सिर्फ कमर के अंदर ही जकड़न देखने को मिल रही है, तो वो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस जो है वो इन्फ्लामेटरी एक स्पेशल प्रकार है जो है। ऐसे ही जो है अगर आप कभी कभार एक चर्म रोग है सोरियासिस जो है, अगर लंबे समय तक सोरियासिस अगर किसी को रहता है और खासकर जो है छोटे अगर वो आपके हाथों को अफेक्ट करता है तो वो धीरे धीरे करके हड्डियों में भी सूजन पैदा करने लगता है और इन्फ्लामेशन कॉज करता है जो है। इसी प्रकार से जो कॉमन और जो नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हैं, जैसे आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, जिसको हम आम भाषा के अंदर वियर एंड टियर फिनोमेना भी कहते हैं। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि लोग अपने आप भी कहते हैं बुढ़ापे की वजह से हड्डियां घिस गई जो है, तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन होती है जो है। वो डिजेनरेटिव कंडीशंस आपके कहाँ आ रहे हैं, आपकी गर्दन में आ रहे हैं तो उसको आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस बोल देते हो, और वही अगर डिजेनरेटिव कंडीशंस आपके कमर में आ रहे हैं तो उसको लंबर स्पॉन्डिलिसिस बोल देते हो। इसी प्रकार से कुछ जो है मेटाबॉलिक कंडीशन है, जैसे कि आप यूरिक एसिड से रिलेटेड आपने काफ़ी सुना होगा जो है कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया है तो उसकी वजह से जॉइंट्स में जो है पेन आ रहा है। और इसी प्रकार से जनरली ये देखा जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस नाम का जो एक साइलेंट, मैं एपिडेमिक भी उसे बोलना चाहूँगा कि साइलेंट एपिडेमिक टाइप का जो है नेशन वाइड जो है फैल रहा है धीरे धीरे करके। जी, तो जैसे आपने बात की डॉक्टर साहब की रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो ये किस तरह की एक डिसऑर्डर या बीमारी बोले किस तरह की है, और इसमें अगर लक्षण बोले जाएं तो किस तरह से दिखते हैं, और जो अगर कोई किसी को ये हुआ है तो उसको कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे जो है ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो रहा है या किसी और दिशा में मैं जा रहा हूँ? जी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है जो है, इसे ऑटो इम्यून कंडीशन बोला जाता है। ऑटो इम्यून कंडीशन का कहना होता है कि जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमताएं ही शरीर की कोशिकाओं को डैमेज करती हैं जो है। जी। तो इसमें क्या होता है कि कुछ एंटीबॉडीज़ जो आपकी बॉडी में फॉर्म होती हैं जो आपकी जॉइंट्स के अराउंड कार्टिलेजेस को डैमेज करती हैं जो है। लेकिन जनरली इसको पहचानने का जो तरीका है वो इस तरीके का है कि ये यूजुअली जो है छोटे जॉइंट्स को अफेक्ट करता है जो है, आपके स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड अफेक्टेड होंगे। और एक खास बात, क्योंकि ये सिस्टमिक डिजीज़ है तो इसीलिए ये बायलेटरल होगा, मतलब दोनों तरफ के हाथों में इन्वॉल्वमेंट होगी। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही तरफ के हाथ में जो है आपको जो है सूजन मिलने को मिल रही है, वो दोनों तरफ सिमेट्रिकल होगा, स्मॉलर जॉइंट्स अफेक्ट होंगे। और उसके अंदर जो एक और सेइंग है कि अगर आपको स्टिफनेस और पेन जो है देखने को मिलेगी, जहाँ भी कहीं भी इन्फ्लामेशन होगी वहाँ कुछ इंपॉर्टेंट साइन होते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे पेन, उस एरिया का ताप बढ़ा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हीट वहाँ पे ज़्यादा होगी, रेडनेस वहाँ होगी, स्वेलिंग होगी। और पांचवा जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होगा कि उस एरिया का जो भी फंक्शन है, यूजुअली जॉइंट्स का जो मूवमेंट का फंक्शन होता है, वो मूवमेंट्स के अंदर आपको जो है डिस्टर्बेंस आने लगती है जो है। तो बायलेटरल, सिमेट्रिकल और स्मॉलर जॉइंट्स अगर अफेक्ट होते हैं तो आपको शायद जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। जी, तो जैसे आपके पास पेशेंट्स आते हैं डॉक्टर साहब, तो आप कैसे डायग्नोज करते हैं और ट्रीटमेंट कैसे करते हैं अगर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें? जो इसका डायग्नोसिस है जो है, निदान जो है, डायग्नोसिस एक तो क्लिनिकल सिम्टम्स पे होता है। अगर हमारे पास कोई रोगी आ रहा है और वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब हमारे हाथों में जो है स्मॉल जॉइंट्स के अंदर जो है सुबह सुबह उठने के बाद जकड़न रहती है, और ये जकड़न काफ़ी समय तक रहती है, लगभग 30 मिनट से ज़्यादा रहती है, और 30 मिनट के बाद धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता है और हम मूवमेंट करते हैं तो जकड़न जो है खुलने लगती है। तो इस तरीके के रोगी को जो है हम जो है सस्पेक्ट करते हैं जो है कि इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। लेकिन हाँ, इसका डायग्नोसिस जो है वो लैब से कन्फर्म ही होता है। इसके लिए हमारे पास जो है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड्स होते हैं। सूजन को देखने के लिए हम जो है ESR और CRP करके जो है ब्लड की जांचें होती हैं उनको कराते हैं। और स्पेसिफिकली अगर आपको गठिया को जांच करना है कि गठिया है कि नहीं, तो रूमेटॉइड फैक्टर और NT-CCP करके जो है ब्लड की कुछ जांचें होती हैं जिसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि रोगी जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस से ग्रसित है कि नहीं जो है। जी, तो अगर इसके प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें तो अगर हम देखते हैं डॉक्टर साहब कि लोग जो हैं खाने पीने की चीज़ें हैं, कुछ डाइट में लोगों के इम्बैलेंस हो जाता है, या वो देखते हैं कि कुछ समय से उनको डेवलप हो रही है चीज़ें, तो क्या कारण समझें और कैसे वो प्रिवेंट कर सकते हैं उस स्थिति को कि भाई उस स्थिति में वो जाएँ ही ना, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। जी, तो वो जैसे कि मैंने पहले ही बोला, ये ऑटो इम्यून कंडीशन है। जी, तो क्योंकि इसमें आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमताएँ ही जो है शरीर की कोशिकाओं को डैमेज कर रही है,
तो एक आधारभूत जो ट्रीटमेंट का बनता है वो ये बनता है कि आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को अच्छा कर लें जी। और रोग प्रतिरोधक क्षमताएं आजकल के टाइम में जो लोगों का डिस्टर्ब्ड हो रहा है जो है उसके पीछे जो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो आपका दैनिक दिनचर्या का जो है डिस्टर्बेंस है। जैसे आजकल लोग बहुत लंबे लंबे समय तक जो है एमएनसीज में लेट नाइट जो है जॉब करते हैं जो है जी। या स्टूडेंट्स के अंदर अगर हम बोल रहे हैं तो स्टडीज़ के लिए जो रात रात भर जागते हैं, इतना कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है और तो प्रॉपर निद्रा ना होने की वजह से जो है ये होता है, प्रॉपर खान पान ना होने की वजह से ये होता है। लेकिन क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं तो ये तो एक इनडायरेक्ट तरीका हुआ कि आप अपने जो है रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को अच्छे तरीके से जो है काम करवाएं बॉडी के अंदर। तो मेरा तो यही कहना रहेगा कि आप एक अच्छी निद्रा लें, 8 घंटे की एक निद्रा लें, अच्छा खान पान खाएं और पौष्टिक भोजन करने की कोशिश करें और जंक फूड जितना अवॉइड कर सके उतना अवॉइड करें जो है जी। तो जैसे इसके अलावा आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस की भी बात की डॉक्टर साहब, तो ये किस तरह का रोग है और इसके क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं? जी, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन नहीं है, ये नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशंस के अंदर आता है। आम भाषा के अंदर हम बोला जाता है कि वियर एंड टीयर फिनोमिनास जो है, मतलब आपने कई बार लोगों के मुंह से भी सुना होगा कि वो कहते हैं कि जो है जॉइंट जो है घिस गए हैं जो है, तो जॉइंट घिसने की प्रोसेस को ही हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ये एज रिलेटेड इश्यूज होते हैं, लेकिन कभी कभार आपके कुछ रिस्क फैक्टर अगर एसोसिएटेड हों तो वो जो है आपके जॉइंट्स के अंदर जल्दी ही जो है डिजेनरेशन की पॉसिबिलिटी ला सकते हैं जो है जी। वो रिस्क फैक्टर्स जो है खासकर जैसे कि आजकल युवाओं में आप देख रहे हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो है ये कॉमनली हो रहा है। वो क्यों है? क्योंकि वो लंबे समय तक जो है एक पोस्चर के अंदर बैठे रहते हैं, या एमएनसीज के अंदर आप देखेंगे कि वो पूरा दिन कंप्यूटर के अंदर एक तरफ देखते हुए ही पूरा दिन गुजार देते हैं। सिटिंग टाइप का लाइफस्टाइल है, सिटिंग टाइप का लाइफस्टाइल है, तो वो एडिशनल रिस्क फैक्टर। और कभी कभार आप देखोगे कि मोटापा, आजकल मोटापा भी काफ़ी कॉमन हो गया है, तो जितने वेट बियरिंग जॉइंट्स है अगर उन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो उसकी वजह से भी जो है डिजेनरेशन जो है काफ़ी जल्दी जो है देखने को मिलती है जो है जॉइंट्स के अंदर। सिम्टम्स, लक्षण की जब हम बात करते हैं तो लक्षण इसके अंदर जो है उसी तरीके के रहते हैं। जो भी जॉइंट होगा उसमें पेन, आपकी जो है टेंडरनेस की पॉसिबिलिटी है, पेन की पॉसिबिलिटी है, और उसका फंक्शन जो है आप मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। जी। तो डॉक्टर साहब एक थोड़ी देर के लिए हमें रुकना होगा क्योंकि दर्शकों हमारी एक छोटा सा ब्रेक है, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलेंगे थोड़ी देर बाद। अच्छे से चाचा जी एक फैमिली फोटो हो जाए। बैटरी खत्म। सारा दिन वीडियो जो बनाता रहता है, बाप बनने वाला है लेकिन बचपना नहीं गया। हमसे क्या समझेगा? समझेगा मतलब? बच्चा छोटा हो या कोख में वो सब कुछ महसूस कर सकता है, इसलिए तनाव और गुस्सा बैटरी जैसे खत्म और लाड प्यार की फुल चार्जिंग शुरू। पालन 1000, शुरुआत खुशहाल तो जीवन सफल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। सरकार की तरफ से जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, हेल्थ वर्कर्स, वो घर घर जाकर के आपको अवगत कराएंगे टीबी के बारे में। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि उनका सहयोग कीजिए। ये जो आपको खांसी हो, बुखार हो, वजन कम हो रहा हो, ये बताइएगा उन्हें। देखिए, टीबी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि पकड़ में ना आ सके। हाँ, इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। दर्शकों, स्वागत करते हैं आपका ब्रेक के बाद। तो डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, तो आपने कहा कि डीजेनरेटिव टाइप की डिजीज़ है। तो जैसे हम देखते हैं कि डीजेनरेशन हो जाती है, तो उसका अगर हम रिवर्सल की बात करें तो वो रिवर्स क्या हो पाता है ठीक से? या जैसे हम मार्केट में आजकल देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो हैं तेल बिक रहे हैं, ऑयल्स, ऑइंटमेंट्स, इस तरह की चीज़ें हैं, तो क्या ये सच में ही कारगर है ऑस्टियोपोरोसिस को रिवर्स करने के लिए, या फिर इसका कोई प्रभाव सच में ही है क्या? जी, ऑस्टियोआर्थराइटिस जिस तरीके से ये डीजेनरेटिव कंडीशन है, तो अगर आप हर रोग की एक स्टेजेस होती हैं जो है जी। तो अगर आप रेडियोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की 4 अलग अलग स्टेजेस होती हैं जो है। तो अगर एडवांस स्टेज के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन हो गई है, किसी भी जॉइंट के अंदर जो है वियर एंड टियर फिनोमेना हो गया है और वहाँ कुछ गांठें देखने को मिल रही है, ऑस्टियोफाइट्स बन गए हैं, लिपिंग बन गई है, जॉइंट स्पेस का नैरोइंग हो गया है जी, तो ऐसी कंडीशन को रिवर्स बैक करना जो है नियर टू इम्पॉसिबल होता है जी। जो इसमें ट्रीटमेंट का जो मेन एम रहता है, वो मेन एम जो रहता है वो सिर्फ लक्षणों को जो है इम्प्रूव करने के लिए रहता है जी। लक्षणों के साथ हम कोशिश करते हैं कि जितना जो है हम क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की जो इम्प्रूव कर सकें उतना हम इम्प्रूव करते हैं, लेकिन रिवर्सल की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है
जो है, क्योंकि ये एज रिलेटेड प्रोसेस होता है जी। तो उम्र के साथ जैसे जैसे डिजेनरेट होता है तो उसको उतना ज़्यादा रिवर्स जो है नहीं किया जाता। तो जैसे आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात की, तो दूसरा हम सुनते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये किस तरह से अलग है और किस तरह की ये बीमारी है, अगर आप इसके लक्षणों के बारे में बताएं। जी, ऑस्टियोपोरोसिस एक आपका जो है जनरलाइज मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ है, जिसमें जो आपकी बॉडी की जो बोन्स हैं उनकी बोन्स की जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है जी। उसके अंदर मिनरल्स काफ़ी कम हो जाते हैं। इसको एक साइलेंट डिजीज़ भी बोला जाता है। आपको साइलेंट डिजीज़ से मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि रोगी को पता नहीं चलता कि उसको ऑस्टियोपोरोसिस है, उसको तब पता चलता है जब उसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर डेवलप हो जाता है। जी। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का मतलब है कि जो है कि उसे हल्की सी चोट लगी और वो चोट इतनी गंभीर नहीं थी लेकिन फिर भी उसकी हड्डी टूट गई। तो जनरली ये ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट हमारे पास इस तरीके से आते हैं कि हल्का सा जो है पैर में स्प्रेन सा आया, मोच सी आई और देखा गया तो बोन का फ्रैक्चर हो गया। जी। तो वो इस वजह से होता है क्योंकि बोन की मिनरल डेंसिटी प्रॉपर ढंग से नहीं है, बोन बिल्कुल खोखली है अंदर से, उसमें प्रॉपर ढंग का कैल्शियम नहीं है, प्रॉपर क्वांटिटी में कैल्शियम नहीं है, जिसकी वजह से बोन्स जो है काफ़ी फ्रेजाइल हो जाती हैं और वो ईजिली जो है हल्के से भी ट्रॉमा से जो है टूट जाती हैं जो है। जी। तो जैसे हम देखते हैं सर कि ये इंसिडेंट्स जो है ये किन लोगों में जो है ज़्यादा देखने को मिलता है, अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सभी की जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। जी, कुछ इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं हमेशा। कुछ रिस्क फैक्टर्स जो है मॉडिफाइबल होते हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल होते हैं। मॉडिफाइबल वो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर एक डॉक्टर या रोगी काम कर सकता है जी। और नॉन मॉडिफाइबल वो हैं जिनके ऊपर जो है हम कुछ नहीं कर सकते जो है। जी। तो जनरली जो है हम देखते हैं कि जो हम मॉडिफाइबल की बात करेंगे क्योंकि आपके माध्यम से ऑडियंस को ये भी पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ करके हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो कुछ मिनरल डिजीजेज हैं जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है जी। आजकल काफ़ी कॉमनली ये लोगों को देखने को मिल रहा है। विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से जो है बोन का मिनरलाइजेशन कम हो जाता है। ये एकमात्र बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से बोन्स के अंदर मिनरल डेंसिटी काफ़ी कम रहती है। और ऑस्टियोपोरोसिस या प्रॉपर कैल्शियम ना लेना जिसकी वजह से भी बोन खोखली रहती है। और कुछ जो है आपका जो है फीमेल्स जेंडर के अंदर जो है ये मोर कॉमनली देखने को मिलता है, खासकर जब महिलाओं का मासिक स्टॉप हो जाता है, जो बंद हो जाता है। उसके बाद कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के अंदर थोड़ी डिस्टर्बेंस आती है फीमेल के हार्मोन कम होने की वजह से। और कभी कभार मेल्स के अंदर अगर लो लेवल टेस्टोस्टेरोन रहे तो उसकी वजह से भी जो है ये काफ़ी कम हो जाता है। और आजकल युवाओं के अंदर जो है काफ़ी कैफीन का यूज़, निकोटिन का यूज़, अल्कोहल का यूज़ और सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है जो है काफ़ी हद तक। जी। तो जैसे आपने महिलाओं की बात की सर कि क्योंकि उनके जो मीनोपॉज का टाइम है उस टाइम जो है देखने को मिलता है, तो ऐसा क्या और कारण है या कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से ये महिलाओं में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है? क्योंकि एक तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपने कही, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी और कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है इनको पूरा भी कैसे करें वो महिलाएँ भी और जो बाकी जिन्हें कमी भी है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में अगर हम बात करें जी, तो विटामिन डी आपकी स्किन के अंदर फॉर्म होता है जब आपकी स्किन के ऊपर जो है अल्ट्रावायलेट रेज जो है सन की जो है गिरती हैं, तो वहाँ से उसकी सिंथेसिस जो है स्टार्ट होती है जो है जी। तो अगर आपको विटामिन डी को नेचुरली पूरा करना है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप डेली जो है हाफ एन आवर के करीब जो है अपनी बॉडी को सन से एक्सपोज कराएं ताकि आपका नेचुरल सिंथेसिस बने जो है जी। और इसके अलावा नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स के अंदर जो है आप विटामिन डी को जो है पूरा कर सकते हैं। खासकर इसके अंदर भी जो है जो हमारे नॉन वेजिटेरियन पेशेंट्स होते हैं उनको हम एडवाइस भी करते हैं कि आप कलेजी या जिगर को यूज़ कीजिए डाइट के अंदर ताकि उससे जो है आपका विटामिन डी जो है फॉर्म हो जो है बॉडी के अंदर जो है। इसी तरीके से कैल्शियम का भी जो है सोर्सेज होते हैं। कैल्शियम के डाइटरी सोर्सेज हम एडवाइस करते हैं और लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए बोलते हैं, पल्सेस को यूज़ करने के लिए बोलते हैं। आप ब्लैक ग्रेन को यूज़ कर सकते हैं, काले चने को जो है अंकुरित करके खाने को बोलते हैं, उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। और खासकर फीमेल्स के अंदर मीनोपॉज जब होता है तो ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या है बोन के अंदर जो है कैल्शियम की कमी आती है। तो उस दौरान जो है हम कभी कभार जो है फीमेल्स को ये भी एडवाइस करते हैं कि आपकी सोयाबीन की जो बड़ियाँ होती हैं जो है सोया चंक्स जो होता है उनको रोस्ट करके आप उनका पाउडर बना के मिल्क के साथ यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लंबे समय तक जो है सोयाबीन को यूज़ करते हैं तो आपके शरीर में ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है जो है,
तो वो इनडायरेक्टली तरीके से जो है फीमेल्स को काफ़ी हेल्प करता है जो है। जी, तो जैसे एस्ट्रोजन की आपने बात की सर कि हार्मोन बूस्ट किया जाता है सोया चंक्स के द्वारा, बट अगर मेल में ये इश्यूज़ हैं, जैसे आपने कहा विटामिन डी डेफिशिएंसी, या फिर आपने नॉनवेज लोगों के लिए भी कहा, बट जो वेजिटेरियन है उनके पास क्या विकल्प है? एक तो विटामिन डी की डेफिशिएंसीज़ के लिए, और साथ में जो मेल जो लोग हैं उनके लिए जो सोया चंक्स का है, या आपने कहा कि लॉन्गर टर्म में जो है एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है, तो वो कैसे उसको जी अल्टरनेटिव्स क्या हैं? यानी सबसे पहले तो मेल्स के लिए जो है, मेल्स का क्योंकि ये लिंक्ड होता है टेस्टोस्टेरोन से जो है, जी तो टेस्टोस्टेरोन नेचुरली जो है आपके कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे शिलाजीत हो गया जी। जो है, उसका आप सेवन कर सकते हैं, जिसकी वजह से, या इनडायरेक्टली अगर आप फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करते हैं तो मेल की मैस्कुलिनिटी इंक्रीज करती है, मसल्स जो जी। इंक्रीज करती है, जो इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन होता है जिससे टेस्टोस्टेरोन्स के लेवल भी इंक्रीज होने लगते हैं बॉडी के अंदर। जी। तो अगर मेल जो है अगर इनएक्टिव है और वो फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो, जिमिंग हो गया, योगा हो गया, या ऐसी किसी एक्टिविटी जिसके अंदर मसल बिल्टअप होता है, तो उस केस के अंदर भी आप देखेंगे कि मेल के अंदर धीरे धीरे करके जो है इसकी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है जो। जी, और जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए आपने डाइट का कुछ अल्टरनेटिव है कि वो कैसे पूरी करें अपनी? जी, वेजिटेरियन लोगों के अंदर डाइट का ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं है जी। जो है। तो अगर इस तरीके की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रहती है और रोगी हमारे पास आते हैं और वो इसके लक्षण हमारे पास लेके आते हैं जो है, जी। तो हम उनको जो है फिर विटामिन डी के सप्लीमेंटेशंस के लिए भी बोलते हैं जो। जी, तो उसके अलावा सर जैसे हमने ऑस्टियोपोरोसिस की तो बात कर ली, इसके बाद हम देखते हैं गाउट एक समस्या है आज के टाइम में, काफ़ी लोग जो हैं गाउट से भी प्रभावित हैं, तो इसके लक्षण और उपचारों के बारे में अगर आप हमें बताना चाहें तो वो किस तरह के रहते हैं? गाउट एक मेटाबॉलिक कंडीशन है, इसमें प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो है डिस्टर्ब्ड होता है जो है, जी जो आपका प्रोटीन इनटेक के बाद जो है आपकी बॉडी के अंदर जो है यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है जो है, तो वो यूरिक एसिड जो है एक्सेस में फॉर्म होता है, और अगर वो ब्लड के अंदर जो है लंबे मात्रा तक जो है लंबे समय तक जो है हाई लेवल में रहे, तो वो धीरे धीरे करके आपके जॉइंट्स के अंदर जो है डिपॉजिट होने लगता है जो है। जी खासकर इसके अंदर पहचानने का इसका ये तरीका है कि ये आपको जो है हमेशा स्मॉल जॉइंट्स के अंदर जो है देखने को मिलेगा। जी। स्मॉल जॉइंट्स के अंदर इसीलिए डिपॉजिट होते हैं इसके क्रिस्टल्स, क्योंकि स्मॉल जॉइंट्स के अंदर मूवमेंट कम होती है, जी। और मूवमेंट कम होने की वजह से उनके अंदर हीट कम रहती है। जी तो जहाँ हीट कम रहती है वहीं वो क्रिस्टल डिपॉजिट होते जी। हैं। तो यूजुअली आप देखेंगे अंगूठे के अंदर जो है, या हाथ के अंगूठे में, पैर के अंगूठे में, हील के अंदर जो है, या कभी कभार कानों की जो है ये सॉफ्ट पिन्ना के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा कि छोटे छोटे क्रिस्टल्स डिपॉजिट होने की वजह से सूजन आती है जो है। जी। तो ये इस तरीके का है। तो अगर इससे आपको जो है बचाव चाहिए जो है, क्योंकि ये प्रोटीन डाइट के होने की वजह से, तो प्रोटीन डाइट को हम जो है कट कराते हैं जो है। जी तो यूजुअली हम पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि मीट प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, जी। पल्सेस को थोड़ा अवॉइड करें, एक्सेप्शनली जो मोटी पल्सेस होती हैं जिनका हाई प्रोटीन कंटेंट होता है जो है, उनको अवॉइड करें, और ऐसी वेजिटेबल्स का ज़्यादा कंजप्शन करें जो है। ये सारी चीज़ों को अवॉइड, और एक साथ इसका एक और एग्जैजुरेटिंग फैक्टर देखा जाता है। जनरली गाउट के पेशेंट्स के एग्जैजुरेशन वाइन और अल्कोहल के यूज़ करने के बाद देखा जाता है। जी। तो अगर पेशेंट के अंदर इस तरीके की कोई हैबिट है तो उसको हम कहते हैं कि इस हैबिट से थोड़ी सी दूरी बनाई जाए। जी, तो हम अभी तक डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि मांसपेशियों और हड्डियों के रोग, तो हम देखते हैं एक मोटी तौर पे अगर हम बात करें तो ये एक लाइफस्टाइल से जुड़े हुए सारे रोग जो है, लाइफस्टाइल जो है इनको उत्पन्न करता है। तो अगर हम आज के संदर्भ में बोलें तो आप जो अगर जनरल पब्लिक है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि भाई किस तरह से वो अपने लाइफस्टाइल को सुधारें या अपने डाइट में थोड़ा सा बदलाव करें, जिस वजह से वो मांसपेशियों और इन सब हड्डियों के रोगों से जो है थोड़ा सा बच सकें, और अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो वो जल्द से जल्द जो है डॉक्टर को मिल भी सकते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या आप वो प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है किसी भी जॉइंट अफेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए हमें जॉइंट मोबिलिटी जो है इंक्रीज करनी पड़ेगी। जी। हमारे वेद पुराणों में भी ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। योगा आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोपगेट कराया जा रहा है जो है भारत सरकार के द्वारा भी जो है, और एक ग्लोबल स्तर पे भी जो है, इंटरनेशनली भी जो है उसकी इम्पोर्टेंस को जाना जा रहा है जो है। तो योगा आपको जो है ना ही मेडिटेशन और स्ट्रेस के अंदर हेल्प करता है, बट इसके अलावा जो है वो आपका जॉइंट मोबिलिटीज़ को भी इंक्रीज करता है जो है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें करनी चाहिए। वेट को कंट्रोल करके रखना चाहिए, अच्छा खान पान, अच्छी निद्रा, तो ताकि हमारा जो है बॉडी जो है ऑप्टिमम लेवल पे फंक्शन कर सके। यानी मोटे तौर पे हमें एक फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रखनी और एक अच्छा आहार लेना है जिसमें सब्जियां और फल हम इंक्लूड कर सकें। तो डॉक्टर साहब आप हमारे आज कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दर्शकों, आपसे मिलेंगे इसी कार्यक्रम के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।